Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम पहचान करेंगे कैसे, जो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो इसके हमने दो चीज़ें देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसकी हम दो चीज़ें देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। एक क्या है, सबसे पहले हम इसको देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में कैसे पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरी बात हम देख रहे हैं इसको पैसिव वॉइस में, पैसिव में इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ हम एक साथ देखते हुए चल रहे हैं। एक्टिव में हमारा सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब हम सिंगुलर ले लेंगे, ठीक है, वर्ब सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो इसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल हो जाएगी। सिंगुलर वर्ब मतलब हो गया वर्ब में एस या ईएस लगा होगा। वर्ब प्लूरल का मतलब हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनएट फॉर्म। सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी इसके साथ वर्ब सिंगुलर यानी कि उसमें एस या ईएस लगा होगा। तो ये पहचान हो गई एक्टिव वॉइस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। इसके नोट्स बनाते रहना, कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी, प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। लेकिन एक भी चीज़ के कभी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सारे कंसेप्ट यही है। पैसिव वॉइस की कैसे पहचान करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो इसमें इज़ के बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी लगी हुई। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में मिलेगी। सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वर्ब इज के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लगेगी। एक नया केस बिल्कुल अलग है, सब्जेक्ट अगर आई होगा, आई, तो इसके साथ एम लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये हमारे एक्टिव और पैसिव वॉइस की पहचान हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एक्टिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लूरल है तो अनकाउंटेबल है तो वर्ब एस या ईएस के साथ। तो ये पहचान करना जरूरी है हर एक सेंटेंस का कि उस टेंस कौन सा है। दूसरा फिर हमारे पास आता है पजेशन वाले वाक्य। पजेशन वाले वाक्य भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनको रखते हैं। इसमें क्या होता है, हैज़ या हैव के बाद जनरली तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, लेकिन वर्ब नहीं, हमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। हैज़ हैव के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा ये पजेशन वाले सेंटेंस हो गए। जैसे एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं, आई हैव अ कार। तो ये कार है किसके पास है, मेरे पास। तो पजेशन इस कार का किसके पास है, मेरे। तो ये हैव के बाद नाउन आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये हमारा पजेशन वाले हो गए। जैसे कि ही हैज़ अ बुक, उसके पास एक किताब है, तो हैज़ के बाद ये नाउन आ रहा है। अगर हैज़ के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आ रही है, ठीक है, तो ये फिर परफेक्ट टेंस होगा। फिलहाल ये वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं आ रही, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट दे रखा है यानी कि नाउन दे रखा, तो पजेशन वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख लेते हैं इनको भी। एक आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस हमारे होते हैं, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस हमारे लिंक वर्ब से ऐड होते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो लिंक वर्ब से ऐड होते हैं। लिंक वर्ब होता है इज एम आर, इज एम आर, ये लिंक वर्ब होती है प्रेजेंट में, पास्ट में वाज वर्ब होती है। अब इसमें होता क्या, कैसे कहेंगे कि ये लिंक वर्ब है, तो जो सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट, बाकी का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होंगे, दोनों सेम ही होंगे, एक ही होंगे, ठीक है, दोनों सेम होंगे। जैसे कि ही इज़ अ डॉक्टर, जैसे मैं सेंटेंस लिख दूँ तो जो एक डॉक्टर है वो ही है, यानी कि वह एक डॉक्टर, तो ये जो व्यक्ति ना ये डॉक्टर है, ठीक है, तो ये वाला व्यक्ति ही ये है, और जो ये है वो ये व्यक्ति, तो दोनों सेम ही है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, तो बीच में जो वर्ब होती है वो लिंक वर्ब होती है। जैसे कि और अगर लिखें ही इज़ इंटेलिजेंट, ठीक है, तो जो ही है वो इंटेलिजेंट है, और इंटेलिजेंट कौन है, वो ही है, तो ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। कैसे पता लगा, ये आर्टिकल है। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट जो भी होता है, जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो या तो नाउन होगा या फिर वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस हमारे लिंक वर्ब से जुड़े थे। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ टीचर,
ही इज़ अ टीचर, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस हो गए, ठीक है। ही इज़ ब्रेव, ही इज़ ब्रेव, ठीक है। तो ये, और आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जितने भी होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होते हैं। दूसरी बात अगर हम समझें, ठीक है, तो दूसरी बात अगर हम समझें यहाँ से, ये तो हो गया हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस सारे के सारे। दूसरी बात अगर समझे, इसका एग्जाम्पल अगर हम समझे तो ये है ही वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। क्या ये वर्ब सिंगुलर है? तो ये वर्ब तो सिंगुलर नहीं है, क्योंकि ये वर्ब तो इननेट। अच्छा, सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल का कैसे पता लगेगा? अगर वर्ब में एस या ई एस लगा तो वो सिंगुलर होगी, और अगर एस या ई एस नहीं लगा तो वो प्लूरल होगी। क्या इसमें लगा हुआ क्या एस या ई एस? नहीं, तो ये प्लूरल है, तो इसको सिंगुलर बनाएंगे। सिंगुलर बनाएंगे तो वर्क को हमने क्या लिखना पड़ेगा? वर्क से लिखना पड़ेगा। तो ही वर्क्स वेरी हार्ड, तो ये सेंटेंस बनेगा। तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के वर्ब बात वर्ब सिंगुलर एस या ई एस लगा होगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया। यू गोज टू स्कूल डेली। यू हमारे पास प्लूरल है, इसके साथ आने वाली वर्ब में एस या ई एस लग रहा है, तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है। तो सब्जेक्ट हमारा यू है जो कि प्लूरल है। यू अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो इसमें से वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस या ई एस हटाना होगा, तो गो लिखा है। यू गो टू स्कूल डेली। तो ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस, पोजेशन वाले वाक्य, कॉम्प्लीमेंट्री। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस वाले। तो अगर इसमें हम देखें तो इसमें ही सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इज़ और आर में से क्या आएगी? इसमें इज़ आएगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं। ही इज़ पनिश्ड, वर्ब थर्ड फॉर्म में। ही इज़ पनिश्ड वाई हिज टीचर, वह अपने टीचर के द्वारा रोज पनिश किया जाता है, डेली वो लिख देते हैं, ठीक है। तो रोज ही डेली उसका काम क्या होता है? पनिश किया जाना। ऐसी कुछ गलती करता है जो उसका टीचर रोज उसको पनिश करता है। समझने की बात यह है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में दिख रही है। तो इस एम आर के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में दिखती है तो पैसिव वॉइस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। आगे समझते और इस बात को, जैसे कि एक और एग्जाम्पल अगर हम लिखें, द बुक इज ऑब्लिक आर रिटन बाय मी, ठीक है। या द अगर हटा दें यहाँ तो द हटा दो। अ बुक इज रिटन, इज ऑब्लिक आर रिटन बाय मी। अब देखो इज एम आर, इज और आर में से एक तो आएगा और वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो पता लगा कि पैसिव वॉइस है। ए बुक सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इज में और आर में से क्या आएगा? तो आर तो आएगा नहीं, क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ आता है, तो फिर ये इज आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब हो गई। इतनी बात समझ में आ गई है। अब ये तो हमारे होगा एक्टिव और पैसिव की पहचान। एक्टिव में क्या होगा? वर्ब एस या ई एस फॉर्म में लिखी होगी या वर्ब प्लूरल फॉर्म में लिखी होगी। पैसिव में क्या होगा? इज एम आर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो पैसिव वॉइस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होते हैं लिंक वर्ब से जो ऐड होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिसके बारे में वो बात की जा रही दोनों सेम ही होते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस होते हैं। पोजेशन का सेंस होता है हैज़ और हैव की वजह से। इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा हो, ठीक है, तो इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो हमारा सेंटेंस पोजेशन वाला होता है। अब इसके बाद आती है बात हमारी सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, एक एक करके हम पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होती है पॉजिटिव सेंटेंस की? सब्जेक्ट होगा, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगा होगा, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब इनेट फॉर्म में यानी कि प्लूरल फॉर्म में और ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो भी वर्ब हमारी एस या ई एस फॉर्म में यानी कि सिंगुलर फॉर्म में प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट है जो भी हो, एडजेक्टिव या जो भी हो। सब्जेक्ट अगर आई होगा तो आई के लिए हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। ये सब मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद, जैसे कि सेंटेंस अगर लिखें वह रोज स्कूल जाता है, वह रोज स्कूल जाता है, ये सेंटेंस लिखा तो वह सब्जेक्ट है, जाने का काम करता कौन है, ये है काम करने वाला, तो वह के लिए ही, ठीक है। जाने के लिए ये जाने की हो गई हमारे पास, तो गो आएगी या फिर गोज में से एक आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा, ही गो ऑब्लिक गोज। और जाने की तो ये हो गई, वह की ये हो गई, स्कूल की तो ये हो गई स्कूल, और रोजाना की बात करें तो डेली, एवरी डे कह सकते हैं, ये एडवर्ब हो गई, ये एडवर्ब है। अब ही के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, ही के अकॉर्डिंग इसमें क्या लगेगा, तो इस बात को देख लेते हैं। ही के अकॉर्डिंग क्या इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या सिंगुलर फॉर्म लगेगी या प्लूरल। ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो ये वाली लगेगी, तो गो को हटा दो, ही गोज। ये स्कूल हमारे पास है नाउन, वर्ब के बाद अगर नाउन आता है, ठीक है, तो वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब ये क्या वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो क्या का सेंस देगी, क्या का सेंस दे रही है, ही गोज वह जाता है, क्या जाता थोड़ी है, कहाँ जाता है बोल रहे, क्या का तो सेंस है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट इसका नहीं है, इसका नहीं है तो प्रीपोजिशन का होगा, तो एक प्रीपोजिशन देनी पड़ेगी टू। अच्छा, पॉइंट की प्रीपोजिशन होती है अगर हमें पॉइंट रेफर करना हो, कोई किसी डेस्टिनेशन को रेफर करना है जहाँ पहुँचना है, ठीक है, तो डेस्टिनेशन की जो प्रीपोजिशन होती है आगे के लिए याद रखना, वो टू प्रीपोजिशन होती है। तो बाकी पूरा कंप्लीट बनेगा, ही गोज टू स्कूल, और ये हो जाएगा डेली, ठीक है। ये तो पूरा कंप्लीट वाक्य हो गया हमारा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। इसी में ही अगर मुझे निगेटिव सेंटेंस बनाना हो, निगेटिव, ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर हमारे पास सिंगुलर होगा, सिंगुलर, तो डज आ जाएगी हेल्पिंग वर्ड, डज नॉट। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट आ जाएगी, बस सिंपल सा ये। इसी को अगर हम लिखें वह रोज स्कूल नहीं जाता है, तो सेंटेंस बनेगा ही, और नहीं आ गया निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो ही डज नॉट चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ड, डज नॉट, ही डज नॉट, जाने की गो हो गई, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अच्छा, ही सिंगुलर है तो इसके लिए साथ सिंगुलर वर्ब डज आ गई, प्लूरल वर्ब होती है डू। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड डू और डज में से अगर हम बात करें तो ये सिंगुलर होती है और ये वाली प्लूरल, तो ही अगर सिंगुलर है तो डज आ जाती। अगर अच्छा इसकी जगह बे होता, बे रोज स्कूल नहीं जाते हैं, तो बे की जगह हम दे लिखते, और दे के साथ आने वाली वर्ब डू, नॉट, गो बाकी सेम ही रहता, डू नॉट गो टू स्कूल। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से बनता। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैंने समझा दिए। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को मैं दो पार्ट में पढ़ाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में एक तो होता है यस और नो टाइप, यानी कि जिसका आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, जिसका आंसर यस और नो में दिया जाता है, या तो हाँ या फिर ना में। खुद सोचना, इंटेरोगेशन का मतलब होता है क्या तुम स्कूल जाओगे। अगर मैं लिखूं क्या तुम स्कूल जाते हो, तो तुम एक या तो आंसर करोगे यस या फिर आंसर करोगे नो। तो ये यस और नो टाइप वाले हो गए। एक होते हैं जिसका आंसर यस और नो में नहीं दिया जाता, कंप्लीट सेंस आंसर दिया जाता है, यस और नो में नहीं दिया जाता, यानी कंप्लीट आंसर उसका चाहिए होता है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता, जैसे ये हो गया वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, तो इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते हैं। इसका आंसर यस और नो में इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो ये रीजन वाले क्यों नहीं जाता भाई, उसका कारण बताना पड़ेगा। इसका आंसर या तो यस में दोगे या फिर नो में दोगे। तो ये यस और नो वाले। तो जो ये वाले सेंटेंस हैं इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी प्लस सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ जाएगी।
अगर निगेटिव भी है ये वाला सेंटेंस, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, निगेटिव भी है, तो नोट यहाँ लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। प्लस उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस ऑब्जेक्ट अगर होगा तो लगा दें। इसमें भी सेम कंसेप्ट, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये नहीं है, नोट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, बाकी बनेगा ऐसे ही। जैसे कि अगर हम बात करें डू या डज यू नॉट गो टू स्कूल, तो इसको ऐसे समझते हैं, यू क्या है प्लूरल, और प्लूरल के हिसाब से वर्ब आती है प्लूरल, तो डज तो आएगी नहीं। तो सेंटेंस बनेगा डू यू नॉट गो टू स्कूल, और इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। इसका अर्थ ये निकलेगा जाते हो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर तुम्हारा इसमें नहीं अगर होता क्या तुम स्कूल जाते हो, अगर नहीं होता तो फिर नोट नहीं लगाते। अगर मान लो इसमें नहीं होता क्या तुम स्कूल जाते हो, तो सेंटेंस बन जाता डू यू गो टू स्कूल, फिर हमें नोट की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। ये यस और नो टाइप वाले, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा यस और नो टाइप वाला है, कैसे पता लगेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब आगे होगी बस, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस आगे अगर नोट है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो ये यस और नो टाइप वाले। और यस और नो टाइप वाले नहीं है तो फिर वो कौन से होंगे, तो वो हमारा फिर दूसरा इंटरव्यू। ये किससे स्टार्ट होंगे, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन वर्ड कैसे, जैसे कि हु, व्हाट, WH फैमिली के, वेयर, वाई, व्हेन, तो ये क्वेश्चन वर्ड वाले, हाउ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस इनसे स्टार्ट होगा। तुम स्कूल, जैसे कि सेंटेंस ये तुम स्कूल, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ बस इतना, बाकी हिंदी की इसमें ज़रूरत नहीं होती। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, 4-5 बार देखना वीडियो को, तभी जाके और बेहतर समझ में आएंगे। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच में, इसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा था, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। तो क्योंकि लगाएंगे सबसे पहले वाई। अब हमारे पास एग्जाम में तो हिंदी में नहीं मिलेगा ना, एग्जाम में तो इंग्लिश में ही मिलेगा सेंटेंस। तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो ये WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा होगा, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब से। तो WH फैमिली जो भी होगी, मैं इसका अगर एक जनरल, मैं इसको अगर बनाऊँ तो वाई, तुम के हिसाब से डू या डज में से एक, तो डू आ जाएगी, वाई डू, और तुम की हो गई यू, वाई डू यू, और नोट भी है तो नोट लगा दो, वाई डू यू नॉट, और जाने की तो गो हो गई, गो, और कहाँ जाने की बात चल रही है, टू स्कूल, ये हो गया सेंटेंस। तो वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अब ये एग्जाम में तुम्हें इस तरह से मिलेगा। अब मैं इसका अगर जनरल स्ट्रक्चर लिखूँ तो WH फैमिली, ठीक है, और प्लस उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगी, डू आएगी या डज आएगी। प्लस अगर नोट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये सेंटेंस बनेगा वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। अभी हमें इंग्लिश में एग्जाम में कैसे पता लगेगा, तो वाई से शुरू होगा, डू हेल्पिंग वर्ब, और यू के अकॉर्डिंग डू है। अब इसमें डू की जगह अगर डज लगा दिया उसने तो बस यहीं पे गलती हो गई, क्योंकि यू के अकॉर्डिंग तो डज आएगा नहीं, तो यू के अकॉर्डिंग तो डू आएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। तो ये है हमारे पास इम्पोर्टेंट कंसेप्ट या इम्पोर्टेंट इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्पोर्टेंट पार्ट। तो ये बात हमें समझनी है। WH फैमिली से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। इस वाले में बस हेल्पिंग वर्ब तो है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, नोट है, वर्ब सेम तो यही है इस वाले में। बस इन दोनों में, इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें WH फैमिली से शुरू होगा। WH फैमिली मतलब क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क वाला हमारा वर्ड इसमें बीच में दिया हुआ, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाला स्टार्टिंग में हिंदी में। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा ये वाला, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। ठीक है, चलिए और समझते हैं इन सारी चीज़ों को दोबारा से। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस कैसे लिखा होगा, डज राम स्टडी रेगुलरली, और एक लिखा होगा वाई डज राम नॉट स्टडी, मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टडी
रेगुलरली लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस मिलेगा एग्जाम में इस तरह से। तो ये वाला सेंटेंस डज से स्टार्ट हो रहा है और ये वाला सेंटेंस वाई डज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये यस और नो टाइप वाला है और ये वाला हमारा क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो राम के हिसाब से यहाँ पे डज बिल्कुल सही लिखा हुआ, डज राम, और राम के हिसाब से डज बिल्कुल सही लिखा हुआ, और ये स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल ठीक है और रेगुलरली एडवर्ब हो गई। वाई और डज राम के हिसाब से बिल्कुल सही लिखा रखा, ये निगेटिव वर्ड है स्टडी और रेगुलरली। ये हमारा पूरा इस तरह से हम पहचान करेंगे। अब एग्जाम में और किस तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम बात करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ, मैं अगला टॉपिक लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, पहले मैं समझा देता हूं तुम्हें, प्रेजेंट रूटीन एक्शन, प्रेजेंट रूटीन एक्शन, या फिर हम कह सकें या फ्रीक्वेंट एक्शन, या हम कह सकें फ्रीक्वेंट एक्शन, तो ये हमारे किस में बनते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। ठीक है, प्रेजेंट रूटीन एक्शन या फिर आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। ठीक है, अभी कैसे पता लगेगा कि प्रेजेंट का रूटीन एक्शन है, तो कुछ वर्ड्स होंगे, सम वर्ड्स आर देयर, कुछ शब्द ऐसे सेंटेंस में हमें मिलेंगे जहां जिससे पता लगेगा, जैसे कि कैसे, कौन कौन से वर्ड हो गए, जैसे कि रेगुलरली, ये इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना, रेगुलरली हो गया, डेली हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी मॉर्निंग हो गया, एवरी के साथ जुड़े हुए हैं, एवरी नाइट, एवरी इवनिंग, ये सारे के सारे, एवरी मंथ, एवरी वीक, WEE के है वो वीक, एवरी वीक, एवरी ईयर, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, occasionally, normally, always, never, और कुछ और जो वर्ड हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये वाले वर्ड, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड होते हैं, ये बात बड़ी ध्यान से देखना है, ये वर्ड निगेटिव वर्ड होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये वर्ड अगर सेंटेंस में हमारे यूज़ होते हैं, ये वाले वर्ड्स अगर सेंटेंस में आए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये वर्ड अगर सेंटेंस में रेगुलरली, रेगुलरली मतलब होता है एक अंतराल, मैंने कहा फ्रीक्वेंट एक्शन, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है जो एक अंतराल में एक फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, फ्रीक्वेंट एक्शन जितने भी हो गए, ये प्रेजेंट का रूटीन वर्क जो होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। कैसे पता लगेगा कि ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, तो ये पता लगेगा इन वर्ड से, ये वर्ड लगे होंगे रेगुलरली, डेली, ठीक है, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, एवरी के साथ जो भी लगा होगा, एवरी वीक, एवरी ईयर, फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल एकदम फ्रीक्वेंटली हम ये काम करते हैं बिना किसी हिचक के, ऑफन, ओकेजनली, कभी कभार, बहुत कम, रेयरली, नॉर्मली मतलब सामान्य तौर पर, ऑलवेज हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली और नेवर भी ये निगेटिव वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें समझना, सेल्डम, ये वर्ड अगर सेंटेंस में लगे होंगे तो बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। बस अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सेंटेंस है, इस एग्जाम किस तरह से एग्जाम में ये आएंगे इसको देखते हैं। हमने देखा जैसे सेंटेंस में एवरी डे लगा हुआ है, ये तो एडवर्ब
ये तो फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया। फ्रीक्वेंट का मतलब एक्शन का मतलब हो गया एक अंतराल पे होने वाला, और जो काम एक अंतराल पे होता है, जो फ्रीक्वेंट एक्शन होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और ये तो इज के बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में लिखी हुई है, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सेंटेंस फिर हमारा यहाँ गलत हो जाता है। कैसे बनेगा फिर ये सी, और वर्ब तो यही लेनी है, तो यहाँ पे लेंगे कुक्स। तो सी कुक्स वेरी नाइस फूड, इसको आप ऐसे लिखोगे सी कुक्स, इसी से लिख लेते हैं। तो ये सेंटेंस बनेगा हमारा सी कुक्स वेरी नाइस फूड एवरी डे। तो इस एवरी डे की वजह से हमने इस सेंटेंस को किस में बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगेगा। अगला, व्हाट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो, इसका मतलब ये हो गया व्हाट एवर, जो भी। व्हाट एवर का मतलब होता है जो भी, ठीक है, जो भी तुम चाहते हो। यू वांट मतलब तुम चाहते हो। चाहते हो कैसे पता लगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ से आई एम डूइंग एवरी वीक। एवरी वीक आ गया ना ये वाला सेंटेंस। एक सेंटेंस ये है हमारे पास, एक सेंटेंस ये है। वट एवर यू वांट, जो भी तुम चाहते हो, आई एम डूइंग एवरी वीक। एवरी वीक मतलब फ्रीक्वेंट एक्शन हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना बन के ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आई एम डूइंग की जगह आई डू, आई के हिसाब से वर्ब, आई के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, और ये वर्ब है हमारे पास डूइंग, और इसका प्लूरल फॉर्म हो गया डू। तो आई डू एवरी वीक, वट एवर यू वांट आई डू एवरी वीक। 2 4 5 बार देखना पिछली सारी जितनी भी बातें जो मैंने बताई। वाट यू डिसाइड्स, अब देखते हैं जरा, ये वाट है, जो भी। वाट का मतलब यहाँ पे जो भी सेंस में आया है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है। वाट यू डिसाइड्स। अब एक बात और समझते हैं, यू के अकॉर्डिंग डिसाइड्स, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू के अकॉर्डिंग क्या एस या ई एस सही लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है, तो पहले तो हमारी गलती यही दिखाई दी। यू के हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे डिसाइड। व्हाट यू डिसाइड, आई सब्जेक्ट हो गया, डेली, डेली आ गया, फ्रीक्वेंट एक्शन है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो एम हटाओ, आईएनजी फॉर्म हटाओ, तो आई के हिसाब से वर्ब की इननेट फॉर्म फॉलो। तो व्हाट यू डिसाइड आई फॉलो इट डेली। जो भी तुम डिसाइड करते हो वो मैं रोज, डेली मतलब रोजाना फॉलो करता हूँ। जो भी तुम डिसाइड करते हो मैं उसको रोज फॉलो करता हूँ। ये इसका हिंदी में सेंस निकलेगा। अगला सेंटेंस हमारे पास, सी इज कमिंग हेयर ऑफन। ऑफन है जो कभी कभार, ऑफन का मतलब कभी कभार, और इसका मतलब होता है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, ये सब्जेक्ट से जस्ट पहले आती है। तो पहली गलती तो ये है कि इस कंटिन्यूस टेंस में बनेगा नहीं। तो सेंटेंस बनेगा सी, और सी के अकॉर्डिंग कम्स लगाओगे बिल्कुल, सी कम्स हेयर। और ऑफन का भी प्लेसमेंट करते हैं जरा, तो इसका सब्जेक्ट से पहले तो ऑफन यहाँ पे लगेगा। सी ऑफन, ऑफन जो है सब्जेक्ट से पहले, सी ऑफन कम्स हेयर, ठीक है। तो वह यहाँ कभी कभार आती है, इसका मतलब ये हो गया। ऑफन का मतलब कभी कभार होता है, तो वह यहाँ कभी कभार आती है। हेयर मतलब यहाँ, ये एडवर्ब है ये भी, और एडवर्ब में भी ये एडवर्ब प्लेस है, ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। सी ऑफन कम्स हेयर। आगे बात करते हैं, आई के हिसाब से गोज लगा रखा, पहली गलती तो यही हो गई। तो एक होगा आई गो, मैं जाता हूँ, किस लिए जाता हूँ, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। किसके साथ जाता हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। और एवरीडे मतलब रोजाना। अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें एवरीडे आया। हालांकि ये डे थोड़ा सा अलग करके बनेगा, एवरी अलग और डे अलग लिखा जाएगा, ठीक है, एवरी डे, तभी एडवर्ब बनता है। एवरी डे ये अलग है, तो एडवर्ब तब बनता है जब ये एवरी अलग और डे अलग होगा। अगला, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, एजुकेशन के मिनिस्टर जितने भी हैं, मतलब जो भी है, द मिनिस्टर सिंगुलर है, फॉर प्रीपोजिशन है, एजुकेशन इसका नाउन हो गया, ये वर्ब है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन सा ये पहचानना है, ये प्रीपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ये होगा मिनिस्टर सिंगुलर। सिंगुलर के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, ये तो प्लूरल फॉर्म में लिखी है। अब ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा क्या, ये पता करना है। तो ये पता लगेगा हमें एवरी मंथ से, यहाँ से पता लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, विजिट नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा, विजिट्स आएगा। तो सेंटेंस बनेगा, मैं पूरा और सही करके लिख देता हूँ इसको। तो मैं इसको विजिट की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे विजिट्स आ जाएगा।
अच्छा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों बना? एवरी डे की वजह, एवरी मंथ की वजह से। ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, हर महीने की 10 तारीख को। अर्थ भी बता देता हूँ इसका। द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, यानी कि मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो विजिट करते हैं ऑल द एजुकेशन हब्स, सारे के सारे एजुकेशन हब्स पर। कब विजिट करते हैं? ऑन 10th, यानी कि 10 तारीख को। कौन सी 10 तारीख को? ऑफ एवरी मंथ, पिछले हर एक महीने की। तो जैसे ही हर महीने की 10 तारीख आती है, एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं वो एजुकेशन हब पर विजिट करते हैं, मतलब वहाँ पे जाते हैं। तो इनके लिए फ्रीक्वेंट एक्शन है। फ्रीक्वेंट मतलब एक अंतराल में होने वाला काम। तो जो जितने भी फ्रीक्वेंट एक्शन है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। ठीक है, तो याद रहेंगी सारी चीज़ें। 2 4 5 बार वीडियो को देख लेना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और बहुत सटीक। कुछ भी रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें बस इतना याद रखना। ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की वजह से ये सारी हमारा सेंटेंस जो है, यानी कि जो हमारा वाक्य बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अच्छा, ये वर्ड क्या बताते हैं? ये वर्ड फ्रीक्वेंसी बताते हैं। फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी कि एक अंतराल में होने वाला। और जो एक अंतराल में होता है, ऐसे समझ लो, जो काम एक अंतराल में होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो काम भी एक अंतराल में होता है, एक अंतराल में होता है, तो ना तो वो इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट वाला सेंटेंस हमारा किस में बनेगा? कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और जो अंतराल में हो रहा तो वो कंप्लीट भी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे कि जैसे कि एक सेंटेंस अगर हम दें, वह रोज स्कूल जाता है, ना तो तुम इसको कह सकते हो कि ये जारी है, क्योंकि जारी काम तो लगातार जारी होता है, ऐसा तो नहीं लगातार ही 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक रहा है। तो ये फ्रीक्वेंट एक्शन है, कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, इनकम्प्लीट एक्शन नहीं है, ना ही ये कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन तब है जब काम कंप्लीट हो जाए, तो ना ये कंप्लीट एक्शन है, ना ही ये इनकम्प्लीट है। तो ना तो इनकम्प्लीट एक्शन कॉन्टिन्यूस में बनता है और कंप्लीट एक्शन परफेक्ट में बनता है। तो ना तो ये कंप्लीट है और ना ही इनकम्प्लीट है। तो ऐसे एक्शन फ्रीक्वेंट एक्शन हो जाते हैं जो एक अंतराल पे होते हैं, चाहे वो 2 घंटे के अंतराल पे हो या 3 घंटे के। यहाँ पे इसमें ऐसे भी लिख सकते हो, ट्वाइस अ डे। मैंने इसमें कहीं लिखा क्या? ऐसा नहीं लिखा क्या कहीं? तो ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार। थ्राइस अ मंथ, महीने में 3 बार। ठीक है, इसको और ऐड कर लेना, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार। अच्छा, ये तो मैंने लिख ही दिया। ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। ये भी फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी कि साल में 2 बार होना है। दिन में 2 बार खाना खाता हूँ, दिन में 5 बार खाना खाता हूँ। तो ये सब फ्रीक्वेंट एक्शन है, यानी कि 5 बार वो इस काम को करता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो बारंबारता को दर्शाता है। तो फ्रीक्वेंट एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, और इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, इसका एक्टिव कैसे होगा, पैसिव कैसे होगा, ये सारी बातें मैंने बता दी। तो 2 4 5 बार वीडियो को देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। ठीक है, बार बार देखना, तभी और बेहतर समझ में आ जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना, लाइक करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।